नमस्कार, अंतर्राष्ट्रीय खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर जोशी। इस बुलेटिन में हम आपको रूबरू करवाते हैं दुनिया भर की हलचल से। तो आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं अंतर्राष्ट्रीय सुर्खियां। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान जारी। रफा के मध्य में घुसे आईडीएफ के टैंक। कहा पूरे साल जारी रह सकता है संघर्ष। मिस्र सीमा पर बफर जोन के 3/4 हिस्सों पर नियंत्रण का दावा। दक्षिण अफ्रीका में आम चुनाव के लिए मतदान। 3 दशक से प्रभुत्व रखने वाली एएनसी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस की प्रतिष्ठा दांव पर। 30 साल बाद पहली बार पार्टी को चुनावी सर्वेक्षणों में नहीं मिल रहा है बहुमत। बम की जगह कचड़े को हथियार बनाकर लड़ रहे हैं उत्तर और दक्षिण कोरिया। उत्तर कोरिया ने कूड़ा कचड़ा बांधकर दक्षिण कोरिया में गिराए 260 गुब्बारे। 9 से 8 प्रांतों में दिखे गुब्बारे। उत्तर कोरिया ने कहा दक्षिण कोरिया द्वारा गिराए जा रहे प्रोपेगेंडा पर्चे का है जवाब। यूक्रेन ने 14 में से 13 ड्रोन को मार गिराने का किया दावा। स्वीडन ने यूक्रेन के लिए $1.3 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की। अमेरिका के विदेश मंत्री पहुंचे मोल्दोवा। कहा रूसी हस्तक्षेप से निपटने के लिए मोल्दोवा को अतिरिक्त $50 मिलियन की मदद पर किया जा रहा है काम। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की बढ़ी मुश्किलें। राजशाही को बदनाम करने के मामले में फिर जांच शुरू। थाकसिन के खिलाफ आरोप तय किए जाने के लिए 18 जून को होगी सुनवाई। पिछले साल भ्रष्टाचार के मामले में मिली थी शाही माफी। और आइए सबसे पहले आपको लिए चलते हैं एशिया की ओर। गाजा के विभिन्न हिस्सों में इजरायली सेना का सैन्य अभियान लगातार जारी है। आईडीएफ का ज्यादा ध्यान इस वक्त रफा पर केंद्रित है। इजराइल का कहना है कि उसकी सेना ने मिस्र की सीमा पर बफर जोन के 3/4 हिस्से को नियंत्रित किया है और हमास के हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए सभी हिस्सों पर नियंत्रण हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। गाजा में हमास के खिलाफ इजरायली सेना का अभियान लगातार जारी है। अब आईडीएफ ने खास तौर पर रफा शहर पर ध्यान केंद्रित किया है। बुधवार को आईडीएफ के टैंकों ने रफा में कार्रवाई की। मंगलवार को पहली बार इजरायली सेना के टैंक रफा के मध्य में पहुंचे। हालांकि पिछले दिनों अंतर्राष्ट्रीय अदालत ने रफा में सैन्य अभियान तुरंत बंद करने का आदेश दिया था। इजराइल की सरकार ने कहा है कि रफा में उसका अभियान पूरे साल जारी रह सकता है। इजराइल की यह टिप्पणी अमेरिका के उस बयान के बाद आई है जिसमें उसने कहा था रफा हमला कोई बड़ा जमीनी ऑपरेशन नहीं है जो अमेरिका की नीति में बदलाव ला सके। इजराइल ने कहा है कि उसकी सेना ने मिस्र की सीमा पर बफर जोन के 3/4 हिस्से को नियंत्रित कर लिया है और हमास के हथियारों की तस्करी को रोकने के लिए सभी हिस्से पर नियंत्रण हासिल करने का लक्ष्य है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने 1 महीने पहले इजराइल को चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर इजराइल रफा के राहत शिविरों या ज्यादा जनसंख्या वाले इलाकों पर हमला करता है तो वो इजराइल को हथियार देना बंद कर देगा। इस बीच इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ रेड क्रॉस एंड रेड क्रिसेंट सोसाइटीज ने गाजा में युद्ध विराम और निर्बाध मानवीय सहायता की पहुंच का आह्वान किया है। मैं सभी पक्षों की सरकारों से युद्ध विराम पर बातचीत करने का अनुरोध करती हूं ताकि हमें सहायता मिल सके। यही हमारी भूमिका है। दुनिया को यह समझना कि जीवन बचाने के लिए बदलाव लाना कितना महत्वपूर्ण है। उधर अमेरिका ने गाजा युद्ध पर इजरायली नेताओं के लिए गिरफ्तारी वारंट के अभियोजकों के अनुरोध पर अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के अधिकारियों के खिलाफ प्रतिबंध लगाने का विरोध किया है। व्हाइट हाउस ने कहा है कि हालांकि अमेरिका गिरफ्तारी वारंट का पहले की तरह ही विरोध करना जारी रखेगा। हम यह नहीं मानते कि आईसीसी के खिलाफ प्रतिबंध सही दृष्टिकोण है। नहीं, हम स्पष्ट रूप से यह नहीं मानते हैं
कि आईसीसी का अधिकार क्षेत्र है। हम निश्चित रूप से इन गिरफ्तारी वारंटों का समर्थन नहीं करते हैं। इजराइल की सेना 7 मई को टैंकों को लेकर दक्षिणी गाजा के रफा इलाके में घुसी थी। इजराइल ने मिस्र से सटी गाजा की सीमा पर कब्जा कर लिया। हमास के साथ जंग में रफा में इजरायली सेना के ऑपरेशन का आखिरी पड़ाव है। इजराइल का करते हुए तस्वीर जारी की है। किम और सैन्य वर्दी में अधिकारियों ने अकादमी में सैन्य उपकरणों के मॉडल प्रदर्शित करने वाले एक प्रदर्शनी का अवलोकन किया। उत्तर कोरिया का जासूसी उपग्रह को लॉन्च करने का प्रयास उस वक्त विफल हो गया था जब हवा में ही रॉकेट में धमाका हो गया। प्योंगयांग द्वारा रॉकेट को लेकर जारी की गई चेतावनी के कुछ घंटों बाद ही इसे लॉन्च कर दिया गया था, जो ऑर्बिट में उनका दूसरा जासूसी उपग्रह होता। उधर अमेरिका के नवनियुक्त इंडो पैसिफिक कमांडर एडमिरल सैमुअल पापारो ने टोक्यो में जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा से मुलाकात की। बैठक के दौरान उत्तर कोरिया के असफल जासूसी उपग्रह के मुद्दे पर भी चर्चा हुई। पापारो ने इसे बड़ी चुनौती बताया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि ये कोई बड़ा खतरा नहीं है। यह संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का स्पष्ट उल्लंघन है और बिल्कुल अस्वीकार्य है। हालांकि फिलहाल ये कोई बड़ा खतरा नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ होता है तो इससे अच्छी तरह निपटने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस बीच दक्षिण कोरिया और संयुक्त अरब अमीरात ने आयात शुल्क में भारी कटौती को लेकर व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके अलावा दोनों देशों ने व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते पर भी हस्ताक्षर किए। संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नह्यान की ये यात्रा पिछले साल दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति यून की अबू धाबी दौरे के बाद हो रही है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर सहमति बनी थी। अगली खबर, दक्षिण कोरियाई कंपनी सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स के कर्मचारियों का प्रतिनिधित्व करने नेशनल सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स यूनियन ने 7 जून को हड़ताल करने की घोषणा की है। दरअसल कंपनी और कर्मचारियों के बीच वेतन के मुद्दे को लेकर साल के शुरुआत से ही बातचीत चल रही है, लेकिन इसका कोई निष्कर्ष नहीं निकल सका। यूनियन ने कर्मचारियों को सलाह दी है कि सभी सदस्य हड़ताल में शामिल होने के लिए वार्षिक अवकाश लें। हालांकि 5 दशकों पहले स्थापित हुई कंपनी सैमसंग के कर्मचारियों द्वारा की जा रही ये पहली हड़ताल है। पापुआ न्यू गिनी पर कुदरत का ऐसा कहर बरपा कि यमली गांव के हजारों लोग पलक झपकते ही भूस्खलन के मलबे के नीचे दब गए। पापुआ न्यू गिनी के प्रधानमंत्री जेम्स मार्पे ने देश में हुए असाधारण बारिश के लिए मौसम के पैटर्न में हो रहे बदलावों को जिम्मेदार ठहराया। दरअसल पापुआ न्यू गिनी के उत्तर में एंगा प्रांत के मैप मुलिताका क्षेत्र में 24 मई को हुए भूस्खलन के चलते करीब 2000 लोग मलबे में दब गए। वहीं पोप फ्रांसिस ने पापुआ न्यू गिनी में घटी घटना की चपेट में आए लोगों के बेहतर स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना की। घटनास्थल पर राहत बचाव का काम जारी है। भोजन और दवा की आपूर्ति पहुंचनी शुरू हो गई है। वहीं सहायता कार्यकर्ताओं ने पाया कि आपदा के सदमे से बच्चों ने बोलना बंद कर दिया है। अगली खबर की ओर चलें। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। अब उन पर राजशाही को बदनाम करने का आरोप लगाकर मानहानि का मामला चलाने की तैयारी की जा रही है। विवादों में रहने वाले नेता थाकसिन 15 साल निर्वासन में रहने के बाद पिछले साल स्वदेश वापस लौटे थे। उन पर पहले से ही कई मामले चल रहे थे और एक मामले में उन्हें 8 साल की सजा भी हो चुकी है। थाईलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री थाकसिन शिनावात्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। थाकसिन शिनावात्रा पर राजशाही को बदनाम करने के मामले में मुकदमा चलाने की तैयारी की जा रही है। हालांकि उन्हें अन्य मामलों में 3 महीने पहले ही पेरोल पर रिहा किया गया था। विवादों में रहने वाले नेता थाकसिन 15 साल निर्वासन में रहने के बाद पिछले साल ही स्वदेश वापस लौटे थे। उन पर 9 साल पहले एक कोरियाई अखबार को दिए गए साक्षात्कार को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं। उस इंटरव्यू में थाकसिन ने राजा के शीर्ष सलाहकार संस्था प्रिवी काउंसिल पर 2014 के सैन्य तख्तापलट में मदद करने का आरोप लगाया था। इस दौरान उनकी बहन यंगलिक के नेतृत्व वाले प्रशासन को अपदस्थ कर दिया गया था। थाकसिन थाईलैंड के कुख्यात लेस मैजेस कानून के तहत आरोपों का सामना करने वाले सबसे हाई प्रोफाइल व्यक्ति होंगे। थाकसिन को 18 जून को अदालत में पेश होना होगा।
अटॉर्नी जनरल ने कहा कि थाक्सिन को सभी आरोपों में दोषी ठहराने के लिए 18 जून को आपराधिक अदालत में मुकदमा दायर किया जाएगा। थाक्सिन 2018 से आत्मनिर्वासन में थे। पिछले साल अगस्त में 8 साल की सजा काटने के लिए थाईलैंड लौटे हैं। उन्हें फरवरी में बैंकॉक के अस्पताल से पैरोल पर रिहा किया गया था, जहां उन्होंने भ्रष्टाचार से संबंधित अपराधों के लिए 6 महीने की सजा काटी थी। उनकी वापसी पर खराब स्वास्थ्य के आधार पर उन्हें तुरंत ही जेल से अस्पताल ले जाया गया। लगभग 1 सप्ताह बाद राजा महा वाजिरालोंगकोर्न ने उनकी सजा को घटाकर 1 वर्ष कर दिया था। थाक्सिन को इस महीने की शुरुआत में उनकी उम्र और खराब स्वास्थ्य के कारण पैरोल दी गई थी। वहीं थाक्सिन के वकील ने इन आरोपों से इनकार किया है। हमारा मानना है कि ये वो वीडियो नहीं है जहां थाक्सिन ने कथित तारीख पर साक्षात्कार दिया था, और हमारे पास वैज्ञानिक सबूत हैं कि ये वीडियो एडिट किया गया है। लेसे मजस कानून राजशाही के अपमान की मनाही करता है। ये दुनिया के सख्त कानूनों में से एक है। इसे तब और कड़ा कर दिया गया जब 2014 में सेना ने तख्ता पलट किया, जिसके बाद कई लोगों को कठोर सजा दी गई। थाईलैंड के क्रिमिनल कोड के आर्टिकल 112 में कहा गया है कि कोई भी व्यक्ति राजा, रानी, वारिस या राजप्रतिनिधि को अपमानित करता है तो उसे 15 साल तक की जेल की सजा दी जाएगी। कोई भी व्यक्ति राजा पर किसी भी प्रकार के आरोप या कार्रवाई का खुलासा नहीं कर सकता है। आलोचकों का कहना है कि लेसे मजस के तहत शिकायतें किसी द्वारा किसी के भी खिलाफ की जा सकती है। गिरफ्तार किए गए लोगों को जमानत नहीं दी जाती है। थाईलैंड में राजा मुखिया होता है, लेकिन देश चलाने के लिए संविधान है जिसमें सरकार का मुखिया प्रधानमंत्री है, जिसे नेशनल असेंबली के दोनों सदनों द्वारा चुना जाता है। थाईलैंड में अभी चक्री राजवंशी के राजा हैं। 1932 में देश में राजशाही खत्म होने के बाद कम से कम 12 बार सैन्य तख्ता पलट हो चुका है। आज है 29 मई, वो तारीख जब विश्व स्तर पर मनाया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। भारत ने अब तक ऐसे शांति अभियानों में लगभग 2,75,000 सैनिकों का योगदान दिया है, और इन अभियानों में हमारे देश की बहादुर बेटियां भी देश को गौरवान्वित कर रही हैं। इस वर्ष मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित UN मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। हर साल 29 मई को संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस यानी UN पीस कीपर्स डे मनाते हैं। यह दिन वैश्विक शांति और सुरक्षा की दिशा में संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों द्वारा किए गए प्रयासों और योगदान को श्रद्धांजलि देने के लिए समर्पित है। दुनिया भर में हिंसा को रोकने और शांति कायम करने में संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना अहम रोल निभाती है। इस तरह के शांति मिशन में अब तक हजारों जवान शहीद हो चुके हैं। इस सेना का गठन 29 मई 1948 को किया गया था। इस सेना का पहला मिशन इजराइल अरब शांति के लिए था। अब तक दुनिया के 70 से अधिक अलग अलग मिशन में शांति सेना की तैनाती हो चुकी है। UN पीस आर्मी में भारतीय सैनिकों का योगदान भी अतुलनीय है। भारतीय सेना ने नई दिल्ली में सेंटर फॉर यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग की स्थापना की है। ये केंद्र शांति और अभियान में हर साल 12,000 से अधिक सैनिकों को विशेष प्रशिक्षण प्रदान करने के साथ ही संभावित शांति रक्षकों एवं प्रशिक्षकों के लिए राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पाठ्यक्रमों की मेजबानी करता है। भारत ने शांति अभियानों में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए सक्रिय कदम उठाए हैं। भारत ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संयुक्त राष्ट्र संगठन स्थिरीकरण मिशन तथा अबेई के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतरिम सुरक्षा बल में महिला दल को तैनात किया है, जो लाइबेरिया के बाद दूसरा सबसे बड़ा महिला सैनिकों का दल है। भारत ने अब तक ऐसे शांति अभियानों में लगभग 2,75,000 सैनिकों का योगदान दिया है। वर्तमान में 12 संयुक्त राष्ट्र मिशनों में लगभग 5,900 सैनिक तैनात हैं। भारतीय सेना के जवानों ने चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी काम किया है और संयुक्त राष्ट्र के आदेशों की रक्षा के लिए सर्वोच्च बलिदान देने की सीमा तक अनुकरणीय पेशेवर रुख, मानवीय दृष्टिकोण, साहस और वीरता का प्रदर्शन किया है। भारतीय सेना के 159 जवानों ने पूरी दुनिया में शांति स्थापना सुनिश्चित करने के लिए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। मौजूदा तैनाती के बाद भारत ने संयुक्त राष्ट्र के अनुरोध पर एक इन्फेंट्री बटालियन ग्रुप और हेलीकॉप्टर के साथ कॉर्वेट को हार्ड पावर के रूप में तथा एक इंजीनियर कंपनी और सिग्नल कंपनी को बल सहायक के रूप में तैनात किया है।
76वें यूएन पीस कीपर्स डे पर संयुक्त राष्ट्र में भारत की अस्थायी प्रतिनिधि रुचिरा कंबोज ने वैश्विक शांति और सुरक्षा में देश के अनुकरणीय योगदान की सराहना की। एक वीडियो संदेश जारी करते हुए रुचिरा ने उन लोगों को याद किया जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के रूप में अपने प्राण त्याग दिए। उन्होंने कहा कि देश के शांति सैनिकों ने दुनिया भर में कमजोर समुदायों की रक्षा के लिए हर बार अटूट साहस दिखाया। Our brave peacekeepers have shown unwavering courage, steadfast dedication, and an unyielding commitment to protecting vulnerable communities around the world. Countless Indian peacekeepers have made the ultimate sacrifice under the blue flag, laying down their lives in the pursuit of peace. Their deep commitment to bringing solace to those devastated by conflict stands as a pillar of hope and humanity. वहीं इस मौके पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किए गए एक संदेश में उन लोगों को भी याद किया जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के हिस्से के रूप में मिशनों को अंजाम देते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया है। विदेश मंत्री ने एक्स पर लिखा, संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिकों के अंतर्राष्ट्रीय दिवस पर उन बहादुर पुरुषों और महिलाओं की वीरता को सलाम करता हूं, जो संघर्ष से प्रभावित क्षेत्रों में शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए खुद को समर्पित करते हैं। विशेष रूप से उन लोगों की स्मृति का सम्मान करें जिन्होंने यूएन पीस कीपिंग के उद्देश्य को पूरा करने में सर्वोच्च बलिदान दिया है। अंतर्राष्ट्रीय संयुक्त राष्ट्र शांति सैनिक दिवस पर संयुक्त राष्ट्र भारतीय सेना की मेजर राधिका सेन को प्रतिष्ठित सैन्य सेवा पुरस्कार दिया जा रहा है। राधिका ने कांगो में यूएन शांति टीम के रूप में देश का प्रतिनिधित्व किया था, जिसके लिए उन्हें यूएन मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जा रहा है। वह मेजर सुमन गवानी के बाद इस प्रतिष्ठित पुरस्कार को पाने वाली दूसरी भारतीय अफसर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं यहाँ पर। 70 साल से अधिक आयु के सभी वरिष्ठ नागरिकों को 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज। ये है मोदी की गारंटी। तुम्हें पता है इन्वेस्टर्स के लिए एक इन्वेस्टर प्रोटेक्शन फंड होता है, IPF। लेकिन अगर तुम्हारा ट्रेड एक्सचेंज पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ या फिर कोई गारंटीड रिटर्न्स वाली स्कीम है तो ये IPF आपकी मदद नहीं कर सकता है। और अगर आपका ब्रोकर ही डिफॉल्टर बन जाए तो फिर IPF आपको कॉम्पेंसेशन दिला सकता है। कहाँ से सीखा? NSE की साइट पर। सोच कर समझ कर इन्वेस्ट कर। Curiosity can take you to some out of the world places. Took me to the moon today. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. बात जब पीढ़ियों के लिए बनने वाले घर की हो तो जिम्मेदारी बड़ी हो जाती है। गैलेंट समझता है ये जिम्मेदारी। अब डबल M रिम्स के साथ गैलेंट एडवांस TMT रीबार निर्माण का रियल हीरो। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। यकीन है खुद पर है नाज। सुनती हूँ अपने मन की आवाज। कभी शर्मीली तो कभी हूँ जाबाज। रुकना मेरी आदत नहीं, थमना मेरी चाहत नहीं। मैं हूँ नारी, यही मेरा अंदाज। हर जिम्मेदारी मैं बखूबी निभाती हूँ। वोट दे, प्राउड वोटर कहलाऊंगी। पूरे देश संग चुनाव का पर्व मनाऊंगी। शुक्ला बता रहा था आपके बाबूजी ने जायदाद का कुछ हिस्सा नौकर के नाम कर दिया। अब नौकर हर काम अपना घर समझ के करेगा। समरकूल जो हर दिल करे कबूल। सोचा आपको याद दिला दूं कि मोदी के पहले की सरकारों ने अदालतों में घसीट के ले गए हमारे हाराते को। वोट देने से पहले सोचना जरूर।
स्वागत है आपका ब्रेक के बाद और आइए अब आपको दिखाते हैं अफ्रीका नामा। दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनाव के लिए मतदान हो रहा है। इन चुनावों में पिछले 30 सालों से सत्ता पर काबिज अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और अपनी सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। ऐसा अनुमान है कि इन चुनावों में सत्ताधारी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को बहुमत नहीं मिलेगा। हालांकि राष्ट्रपति रामाफोसा को विश्वास है कि देश की जनता एक बार फिर उनकी पार्टी को सत्ता में पहुंचाएगी। रंग भेद के खिलाफ लंबे समय तक संघर्ष करने वाले देश दक्षिण अफ्रीका में राष्ट्रीय और प्रांतीय चुनावों के लिए मतदान हुआ। दक्षिण अफ्रीका के 9 प्रांतों में करीब 27.8 मिलियन पंजीकृत मतदाता हैं। इन चुनावों में 30 सालों से सत्ता पर काबिज अफ्रीकी राष्ट्रीय कांग्रेस, मुख्य विपक्षी दल डेमोक्रेटिक अलायंस, इकोनॉमिक फ्रीडम फाइटर पार्टी समेत कुल 70 पार्टियां अपनी किस्मत आजमा रही हैं। पिछले 30 सालों से सत्ता पर काबिज ANC भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी हुई है और अपनी सत्ता को बचाने के लिए संघर्ष कर रही है। बता दें कि इस चुनाव में पहली बार वोट करने वाले वोटरों की संख्या अधिक है। इन वोटरों में रंग भेद के समय ANC द्वारा किए गए संघर्षों के बारे में जानकारी कम है, जिसके चलते वो दूसरे विकल्पों पर भी विचार कर सकते हैं। वहीं कई सर्वेक्षणों में अनुमान लगाया गया है कि ANC को केवल 40% वोट ही प्राप्त होंगे। राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा ने मतदान के दौरान हस्तक्षेप की घटना पर चिंता व्यक्त की। दक्षिण अफ्रीका के लोकतंत्र के लिए यह एक महान दिन है। ऐसी कई घटनाएं सामने आई हैं जहां चुनाव आयोग के काम में हस्तक्षेप किया जा रहा है। पुलिस ने हस्तक्षेप करने वाले लोगों को गिरफ्तार भी किया है। दक्षिण अफ्रीका में चुनाव बैलेट बॉक्स के जरिए होते हैं। दक्षिण अफ्रीका की नेशनल असेंबली में कुल 400 सीटें हैं। मतदाताओं को 3 मतपत्र दिए जाएंगे, जिनके जरिए उन्हें 3 अलग अलग वोट देने हैं। पहले मतपत्र में नेशनल असेंबली की 200 सीटों में प्रतिस्पर्धा करने वाले राजनीतिक दलों की सूची शामिल होगी। दूसरे मतपत्र में अन्य 200 सीटें शामिल होंगी। तीसरे मतपत्र के जरिए राज्यों की सीटों पर चुनाव होगा। वोटर इस चुनाव में पानी की कमी, खराब सड़कें समेत अन्य प्रशासन व्यवस्थाओं को मद्देनजर रखते हुए वोट कर रहे हैं। हमारे पास पानी, सड़क जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं हैं। अगर सरकार युवाओं के लिए रोजगार के अवसर पैदा कर सके तो यह अच्छा होगा। हमें वोट देना चाहिए ताकि सरकार हमें अच्छी सुविधाएं दे सके। दक्षिण अफ्रीका में चुनाव प्रक्रिया पूरी होने के बाद कुछ घंटों के भीतर ही चुनाव आयोग आंशिक परिणाम जारी करना शुरू कर देता है। पूर्ण परिणाम चुनाव आयोग रविवार को जारी करेगा। हालांकि चुनाव आयोग के पास परिणामों को घोषित करने के लिए 7 दिनों का समय होता है। और आइए अब आपको लिए चलते हैं यूरोप की ओर। रूस और यूक्रेन के बीच भीषण युद्ध जारी है। रूस कई मोर्चों पर लगातार यूक्रेन पर हमला कर रहा है, तो वहीं हथियारों की कमी का सामना कर रहे यूक्रेन को स्वीडन से अच्छी खबर मिली है। स्वीडन ने यूक्रेन को $1.3 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन अपने यूरोप दौरे के पहले पड़ाव में मोल्दोवा पहुंचे। उनकी यात्रा का उद्देश्य नेटो सहयोगियों और पड़ोसी देशों में यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन को मजबूत करना है। एक तरफ यूरोपीय देश यूक्रेन को दिए गए अपने हथियारों को रूस के भीतर तक लक्ष्य को निशाना बनाने की वकालत कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ रूस ने फिर से अपने हमलों को तेज कर दिया है। इस बीच यूक्रेन ने 3 क्षेत्रों में किए गए 14 में से 13 ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। हमले के कारण कई इलाकों में बिजली गुल हो गई, हालांकि बाद में बिजली को बहाल कर दिया गया। वहीं रूस ने क्रीमिया में 2 यूक्रेनी ड्रोन को मार गिराने का दावा किया है। इस बीच सैन्य सहायता में हो रही देरी के कारण हथियारों की कमी की शिकायत करने वाले यूक्रेन को स्वीडन करीब $1.3 अरब की सैन्य सहायता देने की घोषणा की। इसी साल मार्च में औपचारिक रूप से नाटो में शामिल होने वाला देश स्वीडन में 890 ASC निगरानी विमान,
RV-99 मध्यम दूरी की हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइलें और तोपखाने, गोला बारूद समेत कई प्रकार की सामग्री मुहैया कराएगा। पिछले हफ्ते स्वीडन ने 3 साल में 7.1 अरब डॉलर की सैन्य सहायता देने की बात कही थी। स्वीडन की सरकार यूक्रेन के लिए 16वें सहायता पैकेज की घोषणा करती है। ये सहायता पैकेज 1.3 अरब डॉलर का होगा। अब तक का सबसे बड़ा समर्थन पैकेज है। इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री अपने यूरोपीय दौरे के पहले पड़ाव में मोल्दोवा पहुंचे। उनकी यात्रा का यह उद्देश्य नाटो सहयोगियों और पड़ोसी देशों में यूक्रेन के लिए पश्चिमी समर्थन को मजबूत करना है। उनकी ये यात्रा ऐसे समय हो रही है जब यूक्रेन पूर्व में बढ़ते हुए रूसी हमलों को रोकने की कोशिश कर रहा है और राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने चेतावनी दी है कि कीव को रूस के अंदर हमला करने के लिए पश्चिमी हथियारों का उपयोग करने की अनुमति देने से वैश्विक संघर्ष शुरू हो जाएगा। हंगरी की सरकार ने दूसरे परमाणु संयंत्र के निर्माण में मदद के लिए बेलारूस के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय खबरों के हमारे इस बुलेटिन में आज इतना ही। आप हमारी पूरी टीम को इजाजत दीजिए। नमस्कार।